हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LNJE। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं, सो स्टूडेंट्स वही हम बहुत कंसेप्चुअल वे में आज सीखेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आप जानते हो कि अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। तो फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होंगी। दिस इज अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू होती है ER, मतलब किसी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, that is 1/4πε0 Q/r²। और आप ये भी जानते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल इन द मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड से सेटअप हो जाता है पूरे मीडियम में, पूरे स्पेस में, दैट स्पेस अराउंड दिस पर्टिकुलर चार्ज। अब हमें इसके आगे बढ़ना है और ये देखना है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पूरे स्पेस में यही रहेगा, या स्पेस में कुछ ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उनमें कुछ बदलाव आएगा। तो देखो, वैसे डायग्राम आप देख रहे हो, ये मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, और आप देख रहे हो फील्ड लाइंस में कुछ ट्रांजिशन हुआ है। एक पर्टिकुलर स्पेस में अलग तरीके से, दूसरे स्पेस में कुछ अलग है। इसका कारण क्या है? लेट्स से वो जो चार्ज पार्टिकल था t=0 पर, x=0 पर था, और ये v0 स्पीड से चल रहा है, और किसी t टाइम में, लेट्स से कैपिटल T टाइम में वो यहां पर आ गया इस A पॉइंट पर। पहले वो ओरिजिन पर था। अब होगा क्या, इसे वहां तक जाने में कैपिटल T टाइम लगा। इतने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से चल रही है? C स्पीड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कितना दूर तक जा चुकी होंगी? दैट विल बी डिस्टेंस CT। यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज C × T, जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल वहां पर गया। तो इस CT रीजन में उस पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मतलब इस CT रीजन, ये जो CT रीजन है, इस रीजन में जो ये पूरा रीजन है, यहां पर ये इंफॉर्मेशन है कि भाई ये चार्ज पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस हो चुका है। इसलिए इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज पार्टिकल की तरफ है, चार्ज पार्टिकल की तरफ है। और इसके बाहर वाले रीजन में अभी तक नया जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर प्रोपेगेट नहीं हुई हैं। तो उन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस इनिशियल पॉइंट की तरफ ही डायरेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने अपना ट्रांजिशन किया है, तो पूरे स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा चुका है, जिसमें एक पार्ट हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी उधर ही डायरेक्टेड है जहां पार्टिकल इनिशियली था, और दूसरा रीजन वो है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है जहां पार्टिकल इस वक्त प्रेजेंट है। सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कुछ चेंज होता है, राइट? तो यहां पर ये जो फील्ड लाइन है, इस पर्टिकुलर फील्ड लाइन को अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो देखो ये फील्ड लाइन ये ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ ही डायरेक्टेड है, और यही फील्ड लाइन को अगर मैं आगे ट्रैक करता हूं तो ये फील्ड लाइन ऐसे गया और फिर जाकर इस न्यू पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। ये वही एक फील्ड लाइन है, ये दो अलग अलग फील्ड लाइंस नहीं है। तो पहले वो फील्ड लाइन अगर यहां से थीटा एंगल बना रहा था, तो वही फील्ड लाइन अभी भी न्यू पोजीशन से थीटा एंगल बनाएगा, बिकॉज दीज आर नॉट टू फील्ड लाइंस, दिस इज द सेम फील्ड लाइन। क्लियर? अब चलते हैं, अगर पार्टिकल एक्सेलरेटेड हुआ तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल में कुछ इस टाइप की फील्ड लाइन होंगी। यहां आप देख सकते हो मैंने एरो अंदर की तरफ लगाया हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो फील्ड लाइन है ये नेगेटिव चार्ज की है। सो लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को हमने अचानक से रोक दिया है,
मान लीजिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट वेलोसिटी चली आ रही है और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बन गई, अब वो रेस्ट में है। सो उसे रुकने में ये जो टाइम लगा है टाउ, दिस इज लेट्स से टाउ, तो उसका जो एक्सलेशन होगा वो होगा v नॉट बाय टाउ। और एक्चुअल में वो कितना दूर चल के रुका होगा, हाफ इतना डिस्टेंस चला होगा वो, v नॉट टाउ बाई 2, qt प्लस हाफ एट माइनस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे, या डिस्टेंस वैसे भी कर सकते हो आप, u इनिशियल प्लस u फाइनल बाई 2 इंटू टी। तो वो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर सडनली रोक दिया गया, एक्चुअल में हल्का सा आगे जाके रुका होगा, ठीक। तो उस जितना टाइम उसे रुकने में लगा, अब अगर हम कुछ टाइम बाद देखें, रुकने में तो बहुत कम टाइम लगा, और हम किसी टी टाइम बाद देख रहे हैं, किसी टी टाइम बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितने रीजन में सी स्पीड से फैली होंगी, सीटी डिस्टेंस तक। इस सीटी डिस्टेंस के बाहर जो स्पेस होगा, इस सीटी डिस्टेंस के बाहर जो स्पेस होगा, उस स्पेस में अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं गई कि चार्ज पार्टिकल रुक चुका है। उस स्पेस को तो ऐसा लग रहा है जैसे चार्ज पार्टिकल आगे ही चलता जा रहा है और वो यहां रेस्ट में नहीं आया है, राइट। तो इसी टाइम में अगर देखें, अगर वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा होता तो पार्टिकल कितना आगे तक निकल गया होता, v नॉट टी डिस्टेंस तक, यहां किसी b पॉइंट पर रहा होता। तो आप देख पा रहे हैं जिस रीजन में ये इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि भाई पार्टिकल रुक गया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी रुकी ही पोजीशन की तरफ है, एक ही तरफ। और जहां अभी तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करके नहीं गया, टी टाइम में सीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सीटी डिस्टेंस से बाहर वाला जो रीजन है वो फील्ड लाइन उधर डायरेक्टेड है जहां पार्टिकल होता, अगर वो रिटार्ड ना हुआ होता, अगर वो ना रुका होता, तो इस टी टाइम में वी नॉट टी डिस्टेंस चल चुका होता, तो ये फील्ड लाइन उस इमेजिनरी पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड है, क्योंकि उस बाहर वाले रीजन में ये इंफॉर्मेशन अभी स्प्रेड नहीं हुआ कि भाई पार्टिकल रुक गया है। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एक्चुअली दिस इंफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। और यहाँ किसी भी एक फील्ड लाइन को अगर आप देखो, मान लीजिए आप ये फील्ड लाइन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फील्ड लाइन जो नई पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड, मतलब इमेजिनरी पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, अगर ये फील्ड लाइन यहाँ से देखो फाई नॉट एंगल बना रहा है, इस फील्ड लाइन को कंसिडर किया इन्होंने, जो डी से सी की तरफ आ रही है, वही फील्ड लाइन को आगे ट्रैक किया मैंने, तो बी से ए वो इस पॉइंट पर है। अब आप बता सकते हो कि ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे या सेम होंगे? These two angle will be same. And what is the reason? The reason is because this is the same field line. ये एक ही फील्ड लाइन है। हालांकि इसको गॉस लॉ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्योंकि इस सरफेस में कोई इनक्लोज चार्ज नहीं है, तो इससे नेट फ्लक्स जीरो होना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप सिंपल एक्सप्लेनेशन ये कह सकते हो कि ये एक ही फील्ड लाइन है, वो ट्रांजिशन हुआ बट फील्ड लाइन सेम है, तो एक फील्ड लाइन का एक ही एंगल होगा, जिसको आप गॉस लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिंपली एक सिंगल फील्ड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा सकता है। क्लियर? थीटा नॉट विल बी इक्वल टू फाई नॉट, दोनों एंगल सेम। अब इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होगा, उसे हम आगे डिटेल में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा था, वो इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर चल रहा था। जब वो यहाँ किसी पॉइंट पर था, इसको मैं O मान लेता हूँ, उस टाइम उसकी स्पीड v नॉट थी और फिर उसे रोक दिया गया टाउ टाइम में, तो एक्चुअल में वो थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं जाकर रुका होगा a डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, v नॉट टाउ बाई 2, राइट, v नॉट टाउ बाई 2। और फिर हम किसी कैपिटल T टाइम बाद देख रहे हैं, वेयर कैपिटल T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टाउ, कैपिटल T टाउ से बहुत बड़ा है। तो अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता, तो ये पार्टिकल O से कितना दूर निकल गया होता, v नॉट t इस b पर आ गया होता। अब क्योंकि कैपिटल T टाउ से बहुत बड़ा है, सो यू कैन इग्नोर दिस डिस्टेंस, आप और a को ऑलमोस्ट एक पॉइंट जैसा मान सकते हो, राइट। अब देखो, जिस टाइम पर एक्सेलरेशन जस्ट आया था, उसके बाद कितना टाइम बीत चुका है, t टाइम। तो यहां से लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ct, और रुका हुआ a पर जाकर, उसके बाद ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा एक्चुअली c इंटू टी माइनस
टाउ, तो ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है इस रीजन का थिकनेस कितना हुआ, सी टाउ। और ओ और ए को आप ऑलमोस्ट सेम पॉइंट मानोगे, क्योंकि सी टी के रेस्पेक्ट में वी टाउ बाई 2 बहुत कम है, बिकॉज हमने कंसिडर किया है कैपिटल टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टाउ। कैपिटल टी टाउ से बहुत बड़ा है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ टाउ को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये स्मॉल टी नहीं है, इसको मैंने टाउ कंसिडर किया था, राइट। अब होगा क्या, इसके बाहर वाले रीजन में क्या वो इंफॉर्मेशन है कि पार्टिकल रुक चुका है? नहीं, हम कैपिटल टी टाइम बाद देख रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन सी स्पीड से स्प्रेड हो रही है, तो वो कहां तक स्प्रेड हुई है, केवल टी डिस्टेंस तक स्प्रेड हुई है। तो बाहर वाले रीजन में जो फील्ड लाइंस होंगी, अगर मैं कोई एक फील्ड लाइन कंसिडर करूं, तो बाहर वाले रीजन में वो फील्ड लाइन किधर डायरेक्टेड होगी, वो तो बी की तरफ डायरेक्टेड होगी, क्योंकि उसने पता ही नहीं है अभी कि पार्टिकल यहां रुक गया हो, तो सोच रहा है पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और वो इस वक्त बी पर होना चाहिए, तो वो फील्ड लाइन तो बी की तरफ ही डायरेक्टेड रहेगा। लेकिन इस अंदर वाले रीजन में अगर हम देखें तो यहां पर फील्ड लाइन अब कुछ अपना ऐसा डायरेक्शन से चेंज करना होगा, ट्रांजिशन होना होगा, और वो फील्ड लाइन किधर डायरेक्टेड रहेगी, ओ की तरफ, क्योंकि इस रीजन में तो इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि भैया वो तो रिटार्ड हो गया था और वो पार्टिकल ओ पर रुक गया, एक्चुअल में ए पर रुका है, दिस डिस्टेंस वी आर इग्नोरिंग, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, राइट। और इन दोनों लाइंस का एंगल थीटा वो सेम होगा। यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल, मान लीजिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सॉल्व कर सकते हो इस एंगल के टर्म में, वो हो जाएगा वी नॉट टी साइन थीटा। इस पॉइंट को अगर सी मान लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और क्लियरली आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस ओ बी हाइपोटेन्यूस होगा, आपको एंगल पता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी एक तरीके से रेडियल जैसा है, लेकिन इस थिकनेस में जो स्ट्रिप बना हुआ है, दिस स्ट्रिप इज द ट्रांजिशन रीजन, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना नेचर चेंज किया है, इसलिए उसको ट्रांजिशन रीजन कह रहे हैं। इस ट्रांजिशन रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ है ई, जिसका एक कंपोनेंट तो ऐसे बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं, देखो अंदर की तरफ आएगा, वो एरो, क्योंकि मैंने निगेटिव चार्ज लिया है तो एरो अंदर की तरफ होने चाहिए। ये यहां पर फील्ड गलत बन गई, ये बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ होगा, बिकॉज हमने निगेटिव चार्ज कंसिडर किया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर कंसिडर किया ई नेट, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा। अब वो कंपोनेंट अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो, अगर आप यहां से ये परपेंडिकुलर बनाओ तो ये डिस्टेंस तो वी नॉट टी साइन थीटा है, और ये जो थिकनेस है, इस रीजन का थिकनेस, इसको ठीक से बना देता हूं ताकि आपको डायग्राम में क्लैरिटी रहे। इस रीजन का जो थिकनेस है, ये थिकनेस सी टी है, तो अगर यहां पर एंगल अल्फा बन रहा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, वो एक ही लाइन है। आप देखिए, अगर इस पॉइंट को पी क्यू एस को अगर आप एक ट्रायंगल के जैसा एज्यूम करो, तो यहां आप लिख सकते हो tan अल्फा इक्वल्स टू वी नॉट टी साइन थीटा बाई सी टी। दिस tan अल्फा इज वी नॉट टी साइन थीटा बाई सी टी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक कंपोनेंट इसको मैं कह देता हूं ई थीटा, और इस कंपोनेंट को कह देता हूं ई आर, दैट इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो रेडियल वाली है ना भाई, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू ई थीटा बाई ई आर। तो यहां से आप ई थीटा की वैल्यू ई आर के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा, ये बन जाएगा ई थीटा इक्वल्स टू ई आर इंटू वी नोट टी साइन थीटा बाई सी इंटू टाउ। वी नोट बाई टाउ क्या बन गया, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वो तो ये है कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, स्पीड चेंज होनी चाहिए। ई आर वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो कूलम्ब्स लॉ से मिल जाएगी हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू टी इंटू ए साइन थीटा, वी बाई टाउ को मैंने ए लिख दिया, डिवाइडेड बाई सी। और अगर आर की वैल्यू पुट कर दें तो देखो यहां से ये आर डिस्टेंस किसके इक्वल है,
ct के इक्वल है। आप ये भी कह सकते हो कि सर आपने यहाँ वाला तक का r लिया, ऐसे कंसिडर कर लो, तो उनमें डिफरेंस c स्मॉल t है और कैपिटल T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टाउ, तो वो डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इससे स्मॉल r को लिख सकता हूं मैं c इंटू टी। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो e थीटा बन जाएगा QT a साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर t स्क्वायर इंटू c। देखो एक t कैंसिल हो गया और c इंटू टी वो अगेन r लिखा जा सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा इज QA साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन, क्योंकि हमने उसको रिटार्डेशन दिया है तो एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप एक्सेलेरेशन आगे मानो चाहे पीछे मानो, यहाँ केवल डायरेक्शन समझने की बात है। एक्सेलेरेशन इस तरफ है, ठीक है। और मैं यहां से थीटा एंगल पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहा था, तो मुझे क्या पता चला, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग अगर ये निगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इधर है ER, एक कंपोनेंट इस तरफ जो उस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग है, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है E थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल। और ये जो E थीटा कंपोनेंट है ये एक्सेलेरेशन के उस कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, दैट इज A साइन थीटा पर, A साइन थीटा पर डिपेंडेंट है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो E थीटा इक्वल्स टू Q इंटू A परपेंडिकुलर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू C। यही वो वाली फील्ड है जो एक्सेलेरेशन के कारण प्रोड्यूस हुई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस में, हम एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर यहां P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगी, जो इस एक्सेलेरेशन के कारण प्रोड्यूस हुई है, वो इस एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा उसके अलोंग होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होगा, राइट। अभी इसको आप और थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं, जैसे जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल था, एक्सेलरेशन इधर था, मैंने किसी थीटा एंगल पर देखा तो एक रेडियल कंपोनेंट आया ER और एक कंपोनेंट इधर आया E थीटा। ऐसे अगर मैं जस्ट ऊपर कहीं देखता तो ऊपर वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बना, अब पूरा का पूरा एक्सेलरेशन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडिएशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस E थीटा को हम E रेडिएटिव भी कहते हैं। रेडिएशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो एक्सेलरेशन के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सेलरेशन के पैरेलल ही होगा, और लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने है हमारे पास, QA साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर इंटू R। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। सो दो फील्ड है यहां पर, एक ये रेडियल फील्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और एक ये दूसरी फील्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। व्हेन यू विल बी एट ग्रेट डिस्टेंस 1/r स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल। सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, आप उससे काफी दूर हैं, तो ये वाली फील्ड तो आपके एक्सपीरियंस होगी ही नहीं, आपको केवल वो फील्ड एक्सपीरियंस होगी। Now assume if the charge particle is oscillating, अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सम A0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फेज फाई। और अगर एक्सेलरेशन टाइम वेरिंग है, एक्सेलरेशन हार्मोनिकली चेंज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी हार्मोनिकली चेंज होगा, एंड दिस हार्मोनिकली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज हाउ
an accelerated charge particle produce electromagnetic wave। और क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन टाइम वेरिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा, एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोचिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू एटम्स एंड डाइपोल रेडिएटर, सब पर एप्लीकेबल होता है। तो अगर ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इस लाइन पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और यहां किसी पॉइंट पर आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ऐसे जा रहा होगा बाहर की तरफ, राइट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होगा। अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो केवल इसी रीजन में होगी जितने टाइम तक वो एक्सलेट हुआ था। देखो यहां केवल टाउ टाइम तक एक्सलेट हुआ ना, उसके बाद तो रुक गया। तो टाउ टाइम के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल है, और टाउ टाइम के पहले बाद में दोनों रेडियल हैं, लेकिन इस पोजीशन में ये ट्रांजिशन फेज जो बना है, इस ट्रांजिशन फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल नहीं है। उनका एक कंपोनेंट रेडियल है और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल है, दैट इज द रेडिएटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। वही रेडिएशन एनर्जी है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। आप ये भी बता सकते हैं कि जितने टाइम तक वो रिटार्डेशन होता है, टाउ टाइम तक, तो ये जो एक रीजन बना, द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, द रीजन ऑफ ट्रांजिशन, इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भरी हुई है। यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सिंपल सा एक्सप्रेशन बनेगा। आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, यही होता है ना, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सी टी। अगर डिस्टेंस आर था तो उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वॉल्यूम बन गया, दिस इज डेंसिटी। और हमें रेडिएशन पावर एनर्जी निकालनी है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये बनेगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू नीचे आया था सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सी टू दी पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सी टाउ। तो देखिए इसमें से ये आर स्क्वायर गायब हो गया और यहाँ पर एक पाई चला जाएगा, 4 रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया और सी का एक पावर चला जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाउ अपॉन, यहाँ पर बनेगा ये 16 था, ये बन जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी क्यूब, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज एनर्जी। और अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखोगे सो पावर विल बी एनर्जी अपॉन टाउ। और अगर आप एवरेज पावर सॉल्व कर रहे हो तो इसमें बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज लेना होगा। अब यहां ये मत कह देना कि सर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होगा, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा का स्फेरिकल एवरेज लेना है, वो 0 से 2 पाई वाला नहीं, केवल स्फेरिकल एवरेज, वो उस एवरेज की वैल्यू होती है 2/3। तो जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखो टाउ से डिवाइड हो गया और ये बन जाएगा 2/3 इंटू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब, ये 4 आ गया। तो एवरेज पावर हो गया क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी क्यूब। और फिर आप इसको क्या करोगे, डबल कर दोगे। वाई वी विल डबल इट, क्योंकि ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सॉल्व किया है रेडिएशन पावर। तो जो टोटल रेडिएटिव पावर होगा वो होगा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी क्यूब, ये आएगा। ये डबल क्यों किया, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है उतनी मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी ना, तो जो टोटल रेडिएशन एनर्जी होगी वो इतनी बन जाएगी, विच डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। इट डजंट मैटर कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव है, क्योंकि यहां तो स्क्वायर आना है।
तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है किसी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से कितनी रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी। अब इसी में एक चीज और समझ लीजिए, ये जो रेडिएशन एनर्जी है ये केवल इस रीजन में फैली हुई है, सी टाउ थिकनेस के रीजन में, क्योंकि टाउ टाइम तक ही एक्सेलरेशन था, उसके बाद खत्म हो गया था। और ये रीजन मीडियम में किस स्पीड से बढ़ रहा है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज फ्लोइंग इन द मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब आप इमेजिन करो कि अगर फिर से इसको आप एक्सेलरेशन दे दो छोटे से टाइम के लिए, तो अगेन एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा, और ऐसे ही आप चलाते रहो, रोकते रहो, चलाते रहो, रोकते रहो, तो 1 by 1 आफ्टर 1 by 1 ये ऐसे रीजन क्रिएट होते रहेंगे, उससे रेडिएशन एनर्जी निकलती रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न चेंज होता है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो भी चेंज होगा, और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो भी चेंज होगा। लेकिन जब वो एक्सेलरेटेड होगा तो उस केस में जितने टाइम के लिए उसमें एक्सेलरेशन था वहां एक रीजन बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल नहीं रहेगा, एक रेडियल होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके जे एडवांस के सिलेबस में आ चुका है। अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अभी तक वो वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है वेव के फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्व करो, इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करो। बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर कंप्रिहेंशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये दिया जा सकता है और आपसे कुछ भी सॉल्व कराया जा सकता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स ताकि आप इसको कंप्लीटली समझ जाएं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ओके, सो ऐसे ही अच्छे और नए कॉन्सेप्ट्स के लिए देखते रहिए LNJE। थैंक यू वेरी मच।